Hello and welcome to the 7th lecture of our alternating current discussion. आज हम लोग alternating current पे क्वेश्चंस करेंगे. ये ऑफ क्वेश्चंस ऑन alternating current आज हम लोग करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पैकेज से क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे और अब हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच सीखेंगे. ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपसे ना प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए कहा था, याद है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए कहा था. इस वाले टेस्ट के कौन से क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो. प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 1 और 8 और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हो गया सर. और कोई किसी को पूछना? एक पैकेज देखो, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ना वन नंबर में क्या है? DC इज मोर डेंजरस देन AC फॉर द सेम वैल्यू. नहीं, ये फॉल्स है. AC ज्यादा डेंजरस होता है. 1 का एक ऑप्शन क्या होगा? AC इज मोर डेंजरस देन DC फॉर सेम वैल्यू. Why? अगर कोई पूछे क्यों ऐसा, तो अगर हम लोग कहते हैं 220 वोल्ट AC और 220 वोल्ट DC, तो 220 वोल्ट DC का मतलब इतना ही कांस्टेंट. लेकिन 220 वोल्ट AC का क्या मतलब कि ये कौन सा वोल्टेज है? RMS वोल्टेज. मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है? √2 टाइम्स ऑफ VRMS, मतलब 314 वोल्ट. मतलब ये जो वोल्टेज है इट कैन वेरी फ्रॉम 0 to 314 वोल्ट. तो कौन ज्यादा है? ठीक है, 0 से 314 वोल्ट तक वैरी कर सकता है. इसलिए AC ज्यादा डेंजरस होता है DC से. इसका आंसर गलत दिया हुआ है, अगर शायद ट्रू दे दिया इसका आंसर ना, ये गलत दिया, चेक सही कर दीजिएगा. 1 का B पार्ट है एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल, क्योंकि फुल साइकिल में 0 होता है, तो ये वैल्यू ट्रू है और उसका रीजन क्या है कि 0. 8 नंबर में क्या दिक्कत है भाई? Find the value of inductance which should be connected in series with the capacitor of capacitance 5 microfarad. ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफैराड. और इसके साथ आपको क्या लगाने का है? एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और एक इंडक्टर. तो ये इंडक्टेंस आपसे पूछ रहा है. ये सिस्टम हम लोग एक AC के क्रॉस लगाए हैं और इसको लगाने पे क्या हुआ? तो क्या कह रहा है इसमें? AC सोर्स, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज. तो कह रहा है कि पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर किसको बोलते हैं? cos phi. ये यूनिटी है, मतलब 1 है, मतलब phi 0 डिग्री है. तो ये तो बताओ, सीरीज LCR सर्किट है ना जी, और सीरीज LCR सर्किट में पावर फैक्टर 1 कब होता है? रेजोनेंस पर. मतलब ये किसकी बात कर रहा है? रेजोनेंस. और रेजोनेंस पे हम लोग क्या जानते हैं? ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1/XL इज इक्वल्स टू XC होता है. दोनों रेजिस्टेंस बराबर होता है, तो ओमेगा L क्या लिखेंगे? 2πfL इज इक्वल्स टू 1/2πf into C. सॉल्व कर दीजिए. इसको इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4π स्क्वायर into 4π स्क्वायर f स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC, है ना? तो 4π स्क्वायर का वैल्यू 10 ले लीजिए. f स्क्वायर 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 इज इक्वल्स टू 1/LC. L इधर भेज दीजिए. C का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड का मतलब 5 × 10⁻⁻6, तो वहां से L निकल जाएगा. ठीक है, और कोई पूछना है? 9 नंबर 2 नंबर
है डिफाइन रिएक्टेंस, डिफाइन रिएक्टेंस x, तो x होता है xl माइनस xc एंड इम्पीडेंस z, तो z होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर, ये इसका डेफिनेशन हो गया। हाँ सॉरी, ये xc माइनस xl होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कैन दीज बी नेगेटिव, तो z नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव हो सकता है। कब होगा? जब xl xc से ज्यादा हो। और इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इस केस में कि अगर xl xc से ज्यादा मतलब सर्किट इंडक्टिव बिहेव कर रहा है, xl अगर ज्यादा है xc से मतलब सर्किट इंडक्टिव बिहेव कर रहा है, और अगर xc ज्यादा है तब पॉजिटिव होगा, तब वो सर्किट कैपेसिटिव बिहेव कर रहा है। 9 नंबर, वोल्टेज दिया हुआ है V नॉट cos ओमेगा t, तो वोल्टेज हो गया V नॉट cos ओमेगा t, और करंट हो गया I नॉट cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 3। देखो यहाँ भी cos ओमेगा t है, यहाँ भी cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 3 है, मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई बाई 3। V नॉट और I नॉट दिया हुआ है, V नॉट दिया हुआ है 16 वोल्ट और I नॉट है 4 एम्पियर। तो आपसे क्या पूछा बताइए, पावर कितना होगा, एवरेज पावर। क्या फार्मूला होता है? IRMS इंटू VRMS इंटू, IRMS कैसे निकालेंगे? I नॉट बाय रूट 2 करके, VRMS V नॉट बाय रूट 2 करके, cos फाई का वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट सबसे हो गया था। चलिए आज हम लोग सीपीपी शुरू करेंगे, पहला सीपीपी से। तो चलिए अब हम लोग सीपीपी से शुरू करते हैं आज का डिस्कशन ना। पहला सीपीपी पे जो आपके पास सवाल है, तो पहला सवाल तो सिंपल सा है, सीपीपी शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल सिंपल है, पहला सवाल में हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ एक्स ओमेगा ग्राफ, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर्व, रिएक्टेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर्व। रिएक्टेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर्व आप लोग को ड्रॉ करना है, मतलब x और ओमेगा के बीच ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ हम लोग क्लास में बनाए थे, ये x था और ये ओमेगा था। x का फॉर्मूला क्या था? xc माइनस xl, मतलब 1 बाय ओमेगा c माइनस ओमेगा l। अब गौर से देखो, जब ओमेगा का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी माइनस 0 इन्फिनिटी होता है। जब ओमेगा 0 होगा तब ये x इनफाइनाइट होगा। जैसे से ओमेगा बढ़ेगा तो x का वैल्यू घटेगा। कैसे घटेगा, कैसे पता हमको? क्योंकि ओमेगा नॉट जब होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, तब xc और xl बराबर हो जाता है, तो x 0 हो जाता है। पता है ना जी? इसको ऐसे भी सोच भी सकते हो, जैसे से ओमेगा बढ़ेगा ये टर्म तो छोटा होते जाएगा और ये टर्म बड़ा होते जाएगा, छोटा में से बड़ा टर्म माइनस होते चल रहा है। नहीं समझो फिर से, जब ओमेगा 0 था तब ये इन्फिनिटी था, बहुत बड़ा था, 1 लाख। इन्फिनिटी मतलब 1 लाख, माइनस जब ओमेगा 0 था, ओमेगा 0 था, ये 0 था, 1 लाख माइनस 0 बहुत ज्यादा लिखा है, 1 लाख। अब जब ओमेगा बढ़ेगा तो ये 1 लाख से घट के 5000 हो गया, और ये 0 से बढ़ के 100 हो गया, तो 5000 माइनस 100 4000, सॉरी 4900 4900, तो 1 लाख से तो घट ही गया ना। बोलो प्रिंस, घटेगा ना मैथमेटिक्स। ओमेगा नॉट पे ये x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसा होता है, ये ओमेगा नॉट, इस पर ये x 0 हो जाता है। फिर जब इन्फिनिटी कर देंगे, ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी कर दो तो 1 बाय ओमेगा ये 0 हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, x का वैल्यू देखो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मतलब बहुत नीचे ऐसे होगा। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल से शुरू करते हैं, ये सवाल तो हम क्लास में कराए थे, दूसरा सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। लिखिए सवाल दूसरा, A series AC circuit, a series AC circuit, a series AC circuit has resistance 4 ohm and reactance
3 ओम। फाइंड इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। ये सब एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, एकदम बेसिक सवाल से शुरू कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ताकि आपको याद हो जाए। तो रेजिस्टेंस R दिया हुआ है और रिएक्टेंस 3 दिया हुआ है। रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है? X, मतलब XC माइनस XL का वैल्यू दिया हुआ है 3। और आपसे क्या पूछा है? इंपिडेंस। इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Z। Z का वैल्यू है ना, मतलब अंडर रूट R स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 5। अगर हम कहते हैं इंपिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करो तो आप ड्रॉ कर सकते थे, इधर ड्रॉ कर देते 3 ओम, सॉरी 3 ओम नहीं, R इधर ड्रॉ करते हैं ना, तो ये होता 4। इधर की तरफ आप क्या ड्रॉ कर सकते थे? ये X और ये होता Z 5। अगर ये 5, अगर हम फेज डिफरेंस पूछते तो आप क्या लिखते? tan phi is equals to 3/4, तो phi is equals to 37 डिग्री। मतलब इसमें करंट लीड करेगा, देखो ऊपर है ना, मतलब करंट लीड करेगा 37 डिग्री से। ठीक है। अगर हम आपसे पूछ देते कि इसमें पावर फैक्टर बताइए, पावर फैक्टर किसको बोलते हैं? cos phi को 4/5 ये हो जाता पावर फैक्टर। ठीक है, इसको लिखिए, फिर तीसरा सवाल करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग सीपीपी का। सीपीपी का 3 नंबर सवाल क्या है? हाँ करवाए। अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है I is equals to I1 cos ओमेगा t प्लस I2 sin ओमेगा t। और आपसे पूछा है कि बताइए इसके कॉरस्पॉन्डिंग आरएमएस वैल्यू कितना होगा? IRMS बताइए। तो इसके लिए हम 2 तरीका बताए थे। एक तो बकायदा बेसिक मेथड है ना, पूरा हीट निकालिए और फिर निकाल के कीजिए। दूसरा वजह था कि ये इक्वेशन बड़ा स्पेशल है, A cos ओमेगा A cos थीटा प्लस B sin थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को पता होता है, ये होता है अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसके बाद जो इक्वेशन बनता है वो भी साइनसॉइडल होता है, इसलिए इस वाले के लिए IRMS आप डायरेक्ट लिख सकते हो। हमेशा नहीं कर सकते कि I max by I naught कर दिए, √2 कर दिए, हमेशा नहीं होता है। वो तभी होता है जब I max के साथ साथ इसका जो, इसको हम लोग रिजल्टेंट को आप लिख सके यहाँ पे साइन के फॉर्म में। आप ये सीखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, I जो है इसको लिख सकते हैं दिस इनटू साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन। याद है? लिख के दिखा है? लिख के दिखा है। तुम लोग यार कुछ नहीं पढ़ते हो। देखो इसको आपको सिखाया गया है, आप क्या कीजिए, इसमें अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। याद आया? आप बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते ना। अब आप एक ट्रायंगल मान लीजिए, इसमें ये लेंथ I1 है, ये लेंथ I2 है और ये लेंथ फाई है या थीटा है, जो मानना है थीटा मान लो। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस, तो बताओ cos थीटा क्या लिखोगे? I1 बाय अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस, और साइन थीटा क्या लिखोगे? अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो I इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है? cos थीटा। और ये क्या लिखा हुआ है? सो डोंट यू थिंक लिखा हुआ है cos A cos B प्लस sin A sin B, तो cos A माइनस B ओमेगा t माइनस थीटा या थीटा माइनस ओमेगा t। cos में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि ये करंट का इक्वेशन ऐसा आ जाता है, ये मैक्सिमम हो गया और ये देखो हार्मोनिक फंक्शन मतलब साइन या कॉस है, तो इस केस के लिए तो लोग जानते ही हैं I max by √2 होता है। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं IRMS अंडर रूट I1 I2 का होल स्क्वायर बाय √2।
ये हो जाएगा होल अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय रूट 2, सॉरी रूट 2 बाय 2, रूट तो यही लिख दिया। ये सवाल हम लोग किए थे, ठीक है। तो चौथा नंबर सवाल से आप लोग शुरू करें। फोर्थ नंबर सवाल अभी आपको करना है। क्वेश्चन है अ कांस्टेंट करंट ऑफ 2.8 ampere exists in a resistor. Find IRMS. ठीक है। तो कांस्टेंट करंट का ना, अगर कांस्टेंट करंट का मतलब डीसी, तो डीसी का आरएमएस जो है वो उतना ही हो जाता है, तो 2.8 एम्पीयर, क्योंकि आईआरएमएस को तो डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी ही कहते हैं, वो उतना ही हो जाता है। तो बेकार सा सवाल था ये। चलिए 5वां नंबर सवाल करते हैं। ये दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है ये 5वां नंबर। एक रजिस्टर है 100 ओम का। अब यहां से आप लोग करो, एक रजिस्टर है 100 ओम का, इसको एक एसी सोर्स के क्रॉस लगा दिए, एसी सोर्स के क्रॉस, जो कि है E इज इक्वल्स टू 12 साइन 250 पाई टी। आपसे पूछा है फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड in t is equals to 0 to t is equals to 1 millisecond। निकालिए। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे आप एनर्जी डिसिपेटेड निकालोगे। ये तो सिखाए थे, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। यहां आप क्या लिख दोगे, ई स्क्वायर बाय आर डी टी, ठीक है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 0 से 10 टू द पावर -3 सेकंड। अब देखिए ई स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या लिखोगे, इस वैल्यू को हम लोग ओमेगा टी मान लें तो, और इसको ई नॉट मान लेते हैं। ये लिखा हुआ हम लोग का ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे ई नॉट कितना है 12 और ओमेगा कितना है 250 पाई। तो ई स्क्वायर हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाय आर। आर दिया हुआ हम लोग को 100, तो ये ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाय आर तो बाहर आ गया, 0 से 10 टू द पावर -3। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन सिखाए थे। अब वो फॉर्मूला ट्रिक नहीं लगा सकते, t/2 हो जाता है, नहीं, वो जब पूरा टाइम पीरियड होता है तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। तो इसका इंटीग्रेशन भी नहीं आता तुम लोग को। ई नॉट स्क्वायर बाय 2r dt का इंटीग्रेशन t हो गया माइनस cos का साइन 2 ओमेगा टी बाय 0 से t, उसको t मान लेते हैं, 0 से t। तो h इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर बाय 2r। पहले t पुट कर दीजिए तो ये सेम ही रह जाएगा, t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा। 0 पुट कर दीजिए, ये भी 0 ये भी 0 तो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, h इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 बाय 2r, मतलब 200 इंटू टी, तो 10 टू द पावर -3 माइनस साइन 2 ओमेगा टी। 2 ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 2 ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 2 इंटू ओमेगा कितना है 250 पाई, और टी कितना है 1/1000। टी कितना है 1 मिली सेकेंड, मतलब 10 टू द पावर -3 सेकेंड, तो 1/1000 ही होगा ये। तो ये हो गया पाई बाय 2। याद रख दीजिए साइन पाई बाय 2, तो 1 लेते जाएगा। साइन 2 ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाय 2 है, तो साइन पाई बाय 2 1 होता है। नीचे 2 ओमेगा 500 पाई,
अब इसको हमें सॉल्व करना है, पहले 2 से डिवाइड कर दो तो 72 होगा 0.72। 10⁻³ का मतलब 1/1000 ना, तो आप इसमें क्या कॉमन ले लो, 500 कॉमन ले लो, तो 1/2 माइनस 1/π। एलसीएम लेंगे तो पाई माइनस 2/2π, 2 से तो ये हो गया 1000 गुना पाई का वैल्यू 3.14। 0.72 इंटू 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ पाई माइनस 2, पाई होता है 3.14 माइनस 2 1.14 बाय 3.14। अप्रोक्सीमेटली इससे ये कहते हैं 4 बार में नहीं, इससे 3 बार में, 3 बार में नहीं कटेगा। अच्छा 3.14 को हम लोग कुछ नहीं 3.14 इसको सॉल्व कर रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करो। अप्रोक्सीमेट हम बताए कितना होगा 0.72, ये 1 ही मान लो, 3 तो 0.24, तो 2.4 × 10⁻⁴ जूल अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास आएगा। 2.4 या 5 देखो उसी के आसपास। 3.14 को 3 मान के करेंगे। हाँ वही 3 मान लिए इसको, इसको 3 मान लिए, इसको 1 मान लिए, तो 3 से करेंगे 0.24 होगा ना, 0.24 × 10⁻³ तो 1 0 इसको और उसको दे दिया, तो अप्रोक्सीमेटली 2.4 × 10⁻⁴ जूल। कौन बोला इसका आंसर नहीं आ रहा था, रोशनी है नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये 5 था ना, 6 नंबर करो। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सीरीज आरसी सर्किट, इस बार आपको क्या दिया हुआ है, सीरीज आरसी सर्किट है, मतलब रजिस्टर कैपेसिटर का सर्किट है। रजिस्टर दिया हुआ है 300 ओम, कैपेसिटेंस है 25 माइक्रोफैराड, E0 है 50 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50/π हर्ट्ज। फाइंड द पीक करंट एंड एवरेज पावर डिसिपेटेड। फाइंड पीक करंट, पीक करंट का क्या मतलब, मैक्सिमम करंट, एंड एवरेज पावर मतलब पी एवरेज। निकालिए सब लोग इसको, ट्राई कीजिए। तो 6 नंबर हम लोग करते हैं, कैसा सर्किट है देखो, आरसी सर्किट, सीरीज में होगी, तो एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर बना दीजिए भाई, ये हो गया आरसी सर्किट, और अल्टरनेटिंग सोर्स के क्रॉस लगा दिए। वैसे सर्किट बनाना ना बनाना कोई जरूरी नहीं है, हम बना दे ताकि आपको फीलिंग आए आरसी सर्किट का है। हम लोग तो आरसी सर्किट पढ़े नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ हम लोग तो एलसीआर सर्किट पढ़े थे, उसका एल को भूल जाइए। तो इसका अगर हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आर इधर की तरफ, एक्ससी ऊपर, है ना, तो इम्पीडेंस क्या लिखोगे बताओ, ये हो गया जेड। अच्छा सब बनाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहो तो इम्पीडेंस लिख सकते हो, फॉर्मूला पता ही है ना, √r² + xc² - xl², सॉरी xc - xl का होल स्क्वायर होता है, तो xl तो है ही नहीं इसमें, उसको भूल दीजिए, बेच दीजिए। r², r कितना है 300, 300 का स्क्वायर 300 स्क्वायर, xc निकाल दो पहले, xc क्या होता है 1/2πfc, 1/ωc, तो 2π × f का वैल्यू कितना है, और c का वैल्यू कितना है 25 × 10⁻⁶, 10⁻⁶ को ऊपर दे सकते हैं, पाई कटा देखो, ये हो जाएगा 2500, तो इसको लिख सकते हैं 60/2500, तो 2500 से जो 10,000 है ना वो 4 बार में कटेगा और 2 जीरो बचा रहेगा, तो
400 ओम, ये हो गया एसी। तो 400 का स्क्वायर, तो 3 4 का तो 5 होता है ना, तो 500 ओम हो जाएगा इंपीडेंस। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा है, पीक करंट निकालना है। पीक करंट मतलब आई नॉट। आई नॉट क्या लिखेंगे, ई नॉट बाय जेड। करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो ई नॉट कितना है 50 बाय जेड का वैल्यू कितना है 500, 0.1 ना, 0.1 एम्पीयर। और आपसे क्या पूछा है, पी एवरेज। पी एवरेज क्या होता है, आई नॉट इंटू ई नॉट इंटू कॉस पाई बाई 2। भाई आई आर एम एस को हम लिख दिया आई नॉट बाय रूट 2, ई आर एम एस को भी लिख दिया ई नॉट बाय। तो आई नॉट तो पता है हम लोग को 0.1, मतलब 0.1 लिख देते हैं। ई नॉट पता है 50 बाय 2 इंटू कॉस फाइव। देखो ये है 5, कॉस फाइव क्या लिखते हैं, आर बाय जेड। कॉस फाइव क्या होता है, आर बाय जेड। कॉस फाइव होता है आर बाय जेड। तो आर हो गया 300 बाय 500, तो 3/5। तो 5 से 50 कटा 10 बार में, 10 इंटू 0.5 कट गया। तो पी एवरेज कितना हो गया 3/2, मतलब 1.5 वॉट। ये हो गया पी एवरेज। तो बस पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर वाला सवाल है सर। क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख रहा हूं पूरा स्टेटमेंट, इसको कीजिए आप लोग। एक इंडक्टर है 2 हेनरी का, कैपेसिटर है 18 माइक्रोफैराड का, एंड रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम का, आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स of 20 volt with adjustable frequency, with adjustable frequency। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो एडजस्टेबल है। आपसे पहला पार्ट पूछा है, फाइंड फ्रीक्वेंसी टू हैव मैक्सिमम करंट, टू हैव मैक्सिमम करंट। और बी पार्ट है, व्हाट इज दिस मैक्सिमम करंट, ये आई मैक्स कितना होगा। ठीक है, निकालिए। अच्छा एक चीज ना, एक कभी कभी स्कूल में आपको एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है कि जो बताए थे हम आपको शायद, कि एयरपोर्ट हम लोग जाते हैं या फिर मॉल जाते हैं, तो जो दरवाजा होता है मेटल डिटेक्टर, वो किस पे काम करता है, कैसे वर्क करता है वो। तो आप याद रखिए कि वो जो है एलसीआर सीरीज सर्किट पे काम करता है। एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस पर, एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस पर वो काम करता है। ठीक है, वो जो डोर होता है ना, वो बेसिकली एक कॉइल होता है, इंडक्टर होता है, जो कि रजिस्टर और कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक, और वो सर्किट रेजोनेंस पर होता है। तो रेजोनेंस पे हम लोग डिस्कस किए थे कि करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। ठीक, जब हम लोग मेटल लेकर के उस डोर में इन करते हैं, तो इंडक्टर के अंदर मेटल इन कर गया तो उसका इंडक्टेंस बढ़ जाता था, याद करो, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। इंडक्टर मेटल इंसर्ट करो तो उसका इंडक्टेंस चेंज हो जाता है, उसका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस तो अभी भी उतना ही है। तो सर्किट का रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाता है। सर्किट अब रेजोनेंस पे नहीं रहा, रेजोनेंस पे सर्किट नहीं रहा, तो करंट सर्किट में मैक्सिमम नहीं होगा, करंट घट जाएगा। ये जो करंट का घटना है, करंट का चेंज होना है, इसको सेंसर सेंस कर लेता है और अलार्म बज जाता है। ठीक है, इसको लिख लो, इस क्वेश्चन के पहले ही लिख लो। लिखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर गेट्स। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर गेट्स, मेटल डिटेक्टर गेट्स ऑन एयरपोर्ट ऑब्लिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंट्रेंस। एयरपोर्ट ऑब्लिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंट्रेंस, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क मतलब। लिखिए, द मेटल डिटेक्टर गेट्स, द मेटल डिटेक्टर गेट्स works on the principle of
the metal detector gates works on the principle of resonance in series LCR circuit. Resonance in series LCR circuit. Full stop. The gate is mainly inductor. The gate is mainly inductor, ब्रैकेट में coil of many turns, ब्रैकेट में coil of many turns, which is in resonance with the resistor and capacitor. Which is in resonance with the resistor and capacitor. Which is in resonance with the resistor and capacitor. Full stop. When someone walks with a metal through the door, comma, inductance increases, and so resonance is disturbed, which causes decrement in current, full stop. This decrease in current, full stop. This decrease in current is sensed by the sensor, which produces sound. ठीक है, which produces sound. ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया अगर 2 नंबर का पूछे तो, और अगर सिर्फ एक वर्ड में प्रिंसिपल पूछे तो रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट, ये उसका होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए, ये भी रेजोनेंस पर ही है. चलिए इस सवाल में आपको क्या क्या दिया हुआ है? इंडक्टेंस दिया हुआ है 2 हेनरी, कैपेसिटेंस दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है. ये सब एसी सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है 20 वोल्ट का. ये 20 वोल्ट का मतलब ये क्या दिया हुआ है? ERMS, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी. आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी कितना होगा टू हैव मैक्सिमम करंट. बताओ मैक्सिमम करंट किस पे होता है? रेजोनेंस पर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला? 1/2 पाई अंडर रूट LC. इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, डिराइव करके दिखाए थे, आसान सा डेरिवेशन था इसका. फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू C. L कितना है? 2 इंटू C, 18 इंटू 10 का पावर -6. तो देखिए हो जाएगा 1/18 दूनी 36 का रूट हो गया 6 इंटू 10 की पावर -3. ये ऊपर चल जाएगा तो 1000 बटा छेद में 12 3.14. तो 1000 बाय बच्चों के 10 का 4 और 12 4 16 6 में 1 बचे 36 37.68. तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना? 30 के आसपास होगा, 30 से कम ही होगा. 27 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली. कितना आ रहा है? 26.8. एग्जैक्ट कैलकुलेट किया 26.8. हाँ ठीक है 26.8 या 7 जो भी 9 आ रहा है. ठीक है, जो भी 26.8 या 9, ये इतना फ्रीक्वेंसी आंसर हो जाएगा. तो दूसरा पार्ट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. आपसे क्या पूछा है? आई मैक्स मतलब दिस मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट पूछा है. तो आपसे पूछा IRMS ही है जो कि मैक्सिमम है इस टाइम. आपसे पूछा क्या है? क्योंकि दिया हुआ क्या है? ERMS ना. तो आपको IRMS का ही मैक्सिमम वैल्यू पूछा है जो कि इस समय रेजोनेंस में मैक्सिमम होगा. I max वो वाला I max नहीं पूछा है. आपसे क्या पूछा है? फाइंड दिस मैक्सिमम करंट.
दिस मैक्सिमम करंट का मतलब इस समय, क्योंकि ERMS दिया हुआ है, जो करंट एक वैल्यू बोलेंगे तो IRMS बोलेंगे ना। अच्छा मान लो हम पूछते हैं IRMS कितना, तो आप क्या करते हैं, ERMS लिखते डिवाइडेड बाय Z लिखते ना। लेकिन हम आपको बोले थे कि रेजोनेंस पर Z क्या होता है, मिनिमम होता है R के बराबर। तो ये जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये करंट मैक्सिमम होता है, मतलब ये जो IRMS का मैक्सिमम वैल्यू है, ये वही पूछा आपसे। तब ERMS 20, R कितना है 10 × 10⁻³ मतलब 2 मिली एम्पियर। ऐसा नहीं कि ये IRMS निकाल के फिर Imax निकाल देना, नहीं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज अटपटा सा है। खैर ये 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर सवाल करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दे, एक हेडिंग डालो, चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या होता है ये जान लेते हैं। चोक का कॉइल क्या होता है, इंडक्टर जो होता है ना, तो हम लोग इंडक्टर कैसे बनाते हैं, कॉइल को वाइंड करके, कॉइल को वाइंड करके। तो इंडक्टर जो है वो प्योर कभी भी नहीं हो सकता। प्योर का मतलब सिर्फ उसका इंडक्टेंस हो, ऐसा नहीं होता। हम लोग मानते हैं वो प्योर है, इंडक्टेंस जब भी बोलते हैं तो मान लेते हैं कि वो प्योर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये जो LR सर्किट है ना, इसी को चोक कॉइल कहते हैं। बस LR सर्किट को क्या बोलते हैं, चोक कॉइल। अगर कभी कह दे तो आप क्या समझिएगा, LR सर्किट। तो इसके बारे में एक दो पॉइंट बता दे रहे हैं। अगर इसको AC के क्रॉस लगाओगे तो आप कैसे दिखाओगे, R इधर दिखाओगे, XL नीचे दिखाओगे, Z क्या लिखोगे, √R² प्लस XL²। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको DC के क्रॉस दिखाते हो, ये जो LR सर्किट है, इसको लिखिए पहले, बताते हैं। तो ये Z होगा। इस केस में अगर हम पावर पूछें, पावर इन AC, ठीक है, एवरेज पावर, तो बताओ पावर का क्या फॉर्मूला होता है, ERMS × IRMS × cos phi। अब देखिए cos phi क्या लिखोगे, ये हो गया Z, ये हो गया phi ना, cos phi क्या लिखोगे, R/Z लिख दें। ERMS को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ना ध्यान से, ERMS को लिख सकते हैं IRMS × Z। भाई IRMS क्या होगा, ERMS/Z, तो ERMS को लिख दिया IRMS × IRMS² लिख दिया × cos phi। और अभी अभी आप लोग बोले कि सर R/Z क्या होगा, cos phi, मतलब Z cos phi को क्या बोलोगे। तो आगे से ये भी फॉर्मूला याद रखना, पावर का फॉर्मूला होता है IRMS × R, IRMS² × R। ये होना भी चाहिए था। हीट याद करो, हीट जितना AC देता है उतना ही तो IRMS देता है ना, बोलो, वही चीज है। लेकिन अगर इस चोक कॉइल को DC के क्रॉस लगा दें, जिसको आप ट्रांजिएंट करंट में पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर क्या करता है, DC को अलाउ करता है, उसके लिए किसके जैसा बिहेव करता है, वायर के जैसा स्टेडी स्टेट में, बिहेव्स एज कनेक्टिंग वायर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब बहुत देर बाद। और कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में किसके साथ बिहेव करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है, उससे पास नहीं करता। तो ये वायर जैसा बिहेव करेगा, उसमें करंट कितना पास होगा, V/R। पावर कितना कहोगे DC में, V²/R। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड चोक कॉइल पे, वैसे इसमें कोई बात ऐसा नहीं था जो आपको नहीं पता था, बस चोक कॉइल क्या होता है वो जान लीजिए, इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस भी जोड़ दीजिए। तो हम लोग जेईई मेंस का सवाल 8 नंबर करते हैं। इस सवाल को पढ़िए, क्या दिया हुआ है, एन इंडक्टर कॉइल, एन इंडक्टर कॉइल, एक इंडक्टर कॉइल है, एंड अ कैपेसिटर and an AC source of RMS 24 volt are connected in series। तो देखो नेकेड आई से प्राइमरी फेसाई क्या लग रहा है, क्वेश्चन कैसा है कि एक इंडक्टर कॉइल है
और इसके साथ एक कैपेसिटर है और ये एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। बातें नहीं समझिए, क्वेश्चन पहले से पढ़िए। एन इंडक्टर कॉइल एंड a capacitor is connected to AC source in series of RMS voltage 24 volt. ठीक है? When the frequency of source is varied, जब इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी को वेरी किए, अब मैक्सिमम RMS करंट मतलब IRMS जो कि मैक्सिमम है वो ऑब्जर्व किया गया कितना 6 एम्पियर। तो ऐसा कब होता है? करंट मैक्सिमम कब होता है? रेजोनेंस पर। और रेजोनेंस तो किसका फेनोमेनन है? LCR सर्किट का। रेजोनेंस किसका फेनोमेनन है? लेकिन यहां क्या है? L और C है, R कहां है? R इसी के इंडक्टर के साथ है। तो ये जो इंडक्टर है ना बेसिकली क्या है? एक चोक कॉइल। ठीक है? कैसे पता चला ये चोक कॉइल? समझ में आया? क्योंकि कह रहा था सर्किट रेजोनेंस पर है। तो रेजोनेंस किसका फेनोमेनन है? LCR सर्किट का। मतलब एक रेजिस्टर तो होना ही चाहिए था यहां, बोलो। तो वो रेजिस्टर किसके पास होगा? इंडक्टर के ही साथ होगा। ठीक है? क्योंकि चोक कॉइल में ऐसा होता है। अच्छा, रेजोनेंस है तो ये जो IRMS मैक्सिमम होगा ये कितना होगा? ERMS बाय R के बराबर। यहां से हम लोग ये 24/8, तो यहां से इस R का वैल्यू निकाल सकते हैं 4 ओम। तो इस इंडक्टर के पास जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है 4 ओम का। इफ दिस इंडक्टर कॉइल, अगर ये जो इंडक्टर कॉइल है, सवाल आगे कर रहा है, इफ दिस इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ये जो इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल का मतलब क्या समझेंगे आप? चोक कॉइल। तो ये इंडक्टर प्लस रेजिस्टर साथ में इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 volt and internal resistance 4 ohm, what will be current in the circuit? इस सर्किट में करंट कितना होगा? भाई ये R का वैल्यू तुम लोग निकाल चुके हैं, 4 ओम निकाल चुके हैं ना। और ये जो इंडक्टर होता है डीसी के लिए किसके जैसा बिहेव करता है? कनेक्टिंग वायर जैसा। किसके साथ बिहेव करता है? ये तो किसी काम का नहीं, कनेक्टिंग वायर बना दीजिए। तो करंट कितना होगा? करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो 12 बटा रेजिस्टेंस कितना? 8। 4 4 8 ना, 4 से काट दो 3/2, मतलब 1.5 एम्पीयर। 1.5। तो ये हम लोग का सीपीपी डिस्कशन समाप्त हो गया। यही L7 है। L8 में हम लोग जेईई मेंस का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।